अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। सबसे पहले आज की अहम खबर। खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ एक बड़ी कार्रवाई की गई है पिछले 2 दिनों में। और बनू के इलाके मीरियन में पाक फ़ौज ने CTT पुलिस और अमन कमेटी ने दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ एक मुश्तरका ऑपरेशन किया। और इस ऑपरेशन के दरमियान 2 सरगनों समेत 16 दहशत गर्द हलाक हुए हैं। एक ज़िमरी नूर और अफ़गान सरगना अब्दुल्ला सईद, इन दहशत गर्दों के जो सरगना थे उनको मार दिया गया है। इस ऑपरेशन में पुलिस के 2 जवान कांस्टेबल वहीदुल्ला खान और कांस्टेबल नूरुल्लाह खान और एक शहरी भी शहीद हुए। और ज़ख्मियों में SHO समेत 7 पुलिस एहलकार, एक बच्चा और एक मकामी शहरी शामिल है। इसके साथ दत्ताखेल के इलाके इजला और शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई से एक अलग कार्रवाई में 11 दहशत गर्द हलाक किए गए हैं। और ये दहशत गर्द इलाके में अगवा और कत्ल की वारदातों में मुलव्वस है। 133 जो लोग हैं वो शहीद हो चुके हैं खैबर पख्तूनख्वा में पिछले 3 महीनों में। 55 उनमें से सिविलियन शहीद हुए हैं और 78 सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग शहीद हुए हैं इन 3 महीनों में। 3 महीनों का हम इसलिए कह रहे हैं कि पिछले 3 महीनों में जब से ईरान और अमेरिका की जंग शुरू हुई है, हम देख रहे हैं कि दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में इजाफा हो गया है। और ये थी हमारी आज की अहम खबर। और आज के प्रोग्राम का तारुफ हमारी टॉप स्टोरी होगी। कोयटा दहशतगर्दों का निशाना औरतें और बच्चे हैं। और इसमें आपने खबर, आज ये एक इंतहाई अफसोसनाक खबर ईद से पहले आई है। ईद उल अज़हा का मौका है और इस मौके पर दहशत गर्दों ने इंडियन स्पॉन्सर्ड बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने PLA जो अपने आप को कहलवाती है, उन्होंने इसकी ज़िम्मेदारी कबूल की है। और ईद की छुट्टियों के लिए जो लोग अपने घरों को वापस जा रहे थे, उनमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे, उनको टारगेट किया गया है। और ऐसा ही एक वाक़या आज से 1 साल पहले 11 मार्च को हुआ था 2025 को, जब ईद उल फितर से पहले जाफ़र एक्सप्रेस पर बोलान में हमला किया गया था। और उसके पीछे भी BLA थी। जिसके बाद फिर पहलगाम में अप्रैल में इंडिया पे हमला हुआ। इंडिया में एक दहशतगर्दी का वाक़या हुआ जिसको पाकिस्तान ने फॉल्स फ्लैग कहा, लेकिन इंडिया ने उसका बहाना बनाकर 6 और 7 मई की रात को पाकिस्तान पर एक बुज़दिलाना हमला किया, जिसमें उनके 8 तैयारे पाकिस्तान एयरफोर्स ने मार गिराए। बड़ी एक्सलेंट परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान एयरफोर्स की। और फिर पाकिस्तान ने जवाबी हमला किया 10 मई की सुबह, जिसमें 26 ठिकानों पर पाकिस्तान ने शदीद हमले किए। वहाँ उनकी एयर बेसिस जो थी इंडिया की। और इसके बाद इंडिया की हुकूमत ने अमेरिका से दरख्वास्त की कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सीज़ फायर करवाया जाए। तब से लेके अब तक सीज़ फायर है। लेकिन इस सीज़ फायर के दौरान, जैसे मैंने आपको अभी KP का बताया कि वहाँ 78 सिक्योरिटी फोर्सेस, 55 सिविलियन शहीद हुए हैं। इसी तरह बलूचिस्तान में इन्हीं पिछले 3 महीनों में 284 लोग शहीद हो चुके हैं, जिसमें 87 सिविलियंस हैं और 197 सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान इसमें और ऑफिसर शहीद हुए हैं। और ये नतीजा है उस जंग में शिकस्त का जो इंडिया को पाकिस्तान ने दी, जिसके बाद इंडिया की पोजीशन पूरी दुनिया में बहुत ख़राब हो चुकी है। पाकिस्तान को उसमें इज़्ज़त मिली है इस जंग के बाद। और इसी वजह से पाकिस्तान की जो पोजीशन बदली है इस खित्ते में, पाकिस्तान इस वक्त सालसी करवा रहा है अमेरिका और ईरान के दरमियान। लेकिन इस सालसी के दौरान हमारे जिस्म पर जो ज़ख़म लग रहे हैं वो मुसलसल लग रहे हैं। अंदरूनी महाज पर हमें काम करने की क्या ज़रूरत है, इस पर बात करेंगे। हमें आज ज्वाइन करेंगे इफ्तिखार फिरदौस साहब, जो सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं और बानी हैं खुरासान डायरी के। ये होगी हमारी आज की टॉप स्टोरी। और हमारे आज का टेल एंडर होगा इंसाफ के लिए मीडिया की ज़रूरत क्यों। बहुत सारे जेंडर बेस्ड कत्ल होते हैं इस मुल्क में, लेकिन इंसाफ सिर्फ उसी को मिलता है बदकिस्मती से जिसका केस मीडिया हाईलाइट करता है। इस पर मेमूना सत्तार साहिबा ने एक रील बनाई है जो हम आपको दिखाएंगे टेल एंडर में। और हमारा आज का हॉट इशू होगा ईरान अमेरिका हतमी मुआहिदा कितनी दूर। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तेहरान के दौरे से वापस आए हैं। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ इस वक्त चीन में मौजूद हैं। सफारतकारी हो रही है मुसलसल पाकिस्तान की तरफ से। और पाकिस्तान कोशिश कर रहा है एक सालिस के तौर पर कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मुस्तकिल जंग बंदी हो, ईरान पर पाबंदियाँ ख़त्म हो, खित्ते में अमन और खुशहाली हो और इस्लामी ममालिक आपस में खून रेज़ जंग से बच सकें। और इस पे जो कुछ हो रहा है, इसमें एक ब्रेक थ्रू कल जो हुआ है वो ये है कि एक एग्रीमेंट के करीब दोनों ममालिक पहुंच चुके हैं। लेकिन हतमी मुआहिदा कितनी दूर है, इस पे बात करेंगे हम आज के अपने हॉट इशू में। और हमारा आज का एडिटोरियल होगा
कराची के लिए पीने का पानी, साफ़ पानी, ये इसमें मसाइल क्या हैं, K4 क्या है और उस पर कितनी लागत बढ़ती, इतनी लागत बढ़ती क्यों जा रही है, इसके पीछे वाटर टैंकर माफिया का रोल क्या है, इसके बारे में हमारा आज का एडिटोरियल शुरू करते हैं टॉप स्टोरी से। बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। आज हम कोयटा में जो कुछ हुआ है, दहशतगर्दों ने एक गाड़ी चमन फाटक पे उन्होंने जाके वो मारी है ट्रेन में, जिसमें बहुत सारे लोग शहीद हो चुके हैं, औरतें और बच्चे भी हैं। आपके ख्याल में ये एक पाकिस्तान को जो खारजा महाज पे जो कामयाबी मिल रही है पूरी दुनिया में, पूरे इंटरनेशनल मीडिया में इस वक्त पाकिस्तान की बात हो रही है, लेकिन साथ ऐसी खबरें जब जाती हैं पाकिस्तान से तो हमारी कामयाबी इन अ वे गहना जाती है। कैसे देखते हैं आप इस सिचुएशन? अब सार साहब आपने बिल्कुल जो है 100% दुरुस्त बात जो है वो की है, और मैं नहीं समझता कि बलूचिस्तान का मसला जो है उसमें सिर्फ इंटरनल डायनामिक्स को जो है आप ब्लेम कर सकते हैं। और जो पाकिस्तान जो है जितनी कामयाबी करेगा और आगे जाएगा, क्योंकि बलूचिस्तान की दो इश्यूज़ हैं। एक तो चूंकि ईरान की जो है बिल्कुल बाउंड्री पर है, तो ऑब्वियसली सबसे इंपॉर्टेंट इस वक्त जो है कॉन्सेंट्रेटेड एरिया है। दूसरा जो पहलू जो कंसिस्टेंट बलूचिस्तान के अंदर हम एक प्रॉक्सी वॉर जो है सिनारियो दे रहे हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आपका जो फाइनेंशियल बैकबोन है वो बलूचिस्तान है। और जो ही इंटरनेशनल इंटरेस्ट, क्योंकि पाकिस्तान का जो इंटरनेशनल कदोकामत है इस टाइम पर जो बड़ी है, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंटरेस्ट जो है वो वापस बलूचिस्तान की तरफ मोल्ड हुआ है। पहले तो आप सुनते थे कि बैंक्स आए और उन्होंने इन्वेस्टमेंट की, अब वो हकीकत की तरफ जो है हम जा रहे हैं। उम्मीद यह है कि 2027 तक उसमें से रेकोडेक में से एक्सट्रैक्शंस भी जो है वो शुरू हो जाएंगी। अब जब ये कंपनी आ रही हैं, और मैं आपको बिल्कुल विसासत से ये बात कर रहा हूँ कि तकरीबन पिछले 2 हफ्ते के दरमियान में जितने प्राइवेट फर्म्स या डिप्लोमैट्स पाकिस्तान आए हैं, सब के सब ने जो है इंटरेस्ट शो किया है कि हम रेकोडेक में इन्वेस्टमेंट करें। मेरी एक टॉप कंपनी ऑफिशियल से जो है बात हो रही, जो रेकोडेक में जो है वो काम कर रहे थे, और उनको सिक्योरिटी खदशात के ऊपर मसला था। मैंने उनसे कहा कि आप क्या देखते हैं? उन्होंने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी कॉपर और गोल्ड माइन है, जिसमें किसी के पास कोई और ऑप्शन है नहीं, दे हैव टू इन्वेस्ट इन दिस। अब जब इस किस्म की बातें जो है वो ग्लोबल डिप्लोमेटिक सर्कल्स में जाएंगी, और हर तरफ आप देख रहे हैं पाकिस्तान की वाह है, आपने ऑलमोस्ट जो है वो तीसरी जंग अजीम रोक ली है, तो यही होना था। जो आपके दुश्मन हैं वो चाहेंगे कि ये परसेप्शन भी आगे जाए कि इंटरनल सिक्योरिटी जो है वो नहीं है, और दूसरा ये कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है वो नहीं करना चाहिए। लेकिन जो आपने इंटरनल सिक्योरिटी की बात की, मेरे ख्याल में ऐसे प्रोसेसेस जो है वो शुरू हो जाने चाहिए, क्योंकि कोई भी दहशतगर्द तंजीम जो है वो बगैर रिक्रूटमेंट के काम नहीं कर सकती। आज भी जो सुसाइड बॉम्बर था, प्रोपेगेंडा के ज़रिए ही यही बताया गया कि ये इसका भी ताल्लुक जो है वो क्वेटा से है, और 2020 के अंदर जो है ये रिक्रूट जो है वो हुआ था। तो ये जो प्रॉक्सीज इनको रिक्रूट कर रही हैं, वो गैप डेवलपमेंट के ज़रिए और अवामी एतमाद के ज़रिए बंद करना पड़ेगा, वरना तो ये प्रॉब्लम बढ़ने वाला है। तो अच्छा, इसमें ये बताया आपने एक्सटर्नल डायनामिक्स की बार बार बात की है, एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात की है, तो उसमें कौन कौन से एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, कौन कौन से कंट्रीज हैं जिनकी तरफ आपका इशारा? जब आप गवादर जो है उसके पीछे जो है वो जाएंगे और उसको डेवलप करने की कोशिश करेंगे, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ऑलरेडी एक कंट्रोवर्शियल पार्ट जो है वो बन चुका है। जब आप ईरानी ऑयल निकालने के लिए सऊदी रिफाइनरी लगाएंगे, जो किसी के तसव्वुर में भी पहले जो है वो नहीं था कि ये दोनों जो एक दूसरे के मुखालिफ जो है वो थे, वो अब आकर पाकिस्तान के अंदर एक होकर इन्वेस्टमेंट जो है वो करेंगे, इससे कितने लोगों के इंटरेस्ट जो है वो हर्ट होंगे। दूसरी बात यह है कि जो बिल्डिंग ब्लॉक्स और इस टाइम पे हम सिनेरियो बनते हुए जो है वो देखने जा रहे हैं, उसके अंदर आपका रोड नेटवर्क, आपका सप्लाई चेन, और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपके पास प्रोडक्ट भी है। किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए ये ज़रूरी होता है कि या तो वो ऐसा बॉर्डर कोऑर्डिनेशन सिस्टम जो है वो बना दें जिसमें वो या तो वो लोगों को फैसिलिटेट करे ट्रांजिट अथॉरिटी के तौर पर, या फिर ये करे कि उसके पास प्रोडक्ट हो और कोई और आके ले। पाकिस्तान एक ऐसी सरजमीन है जिस पर तीनों चीज़ें आपके पास जो है मौजूद है। आपने करना सिर्फ ये है कि उसमें सिक्योरिटी का एक ऐसा इन्वायरमेंट देना है कि ये फनपे फूले और उसके अंदर से कुछ निकले। अब जिन जिन के इंटरेस्ट जो है वो हर्ट होंगे, उसमें आप देख लें नक्शे को, आपको क्लियरली नजर आएगा कि गल्फ के अंदर कौन से ममालिक जो है वो आते हैं। ऑब्वियसली उनके फाइनेंशियल स्टेटस। आपने कहा कि आपको ये सिर्फ ये करने के इंटरनल सिक्योरिटी देनी, ये सिर्फ छोटा सा एक टास्क है या नहीं? मैं नहीं समझता कि ये छोटा टास्क है, क्योंकि जो ममालिक भी देखें, अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि ये पाकिस्तान के अंदर क्यों हो रहा है, क्योंकि जिन ममालिक के ऊपर हम इल्ज़ाम लगाते हैं उनकी और जो है ममालिक के साथ भी बाउंड्री है। तो आप मुझे बता दें
कि आपके ताजिकिस्तान के अंदर उनके तकरीबन कोई ऑलमोस्ट 1300 जो है वो किलोमीटर का बॉर्डर है। उज़्बेकिस्तान के साथ अफगानिस्तान का तकरीबन कोई 144 किलोमीटर बॉर्डर है। पाकिस्तान के साथ कितना है? 2610 किलोमीटर का बॉर्डर। और एक ऐसा बॉर्डर जो हम यूनिलैटरली जो है वो मैन कर रहे हैं कि उसमें सिर्फ पाकिस्तानी फोर्सेस तो आपको नजर आते हैं, दूसरी साइड पर उस पर आपको सिर्फ नॉन स्टेट एक्टर्स नजर आते हैं। ये चैलेंजेस आपके होंगे। आपने करना ये है कि पेरिफेरीज के अंदर जो आपकी पॉपुलेशन है उसको अपने साथ लेकर जाना है, क्योंकि अगर उसमें गुर्बत रही, उसके अंदर ग्रीवियंसेस रही, इतना ही उनको जो है रिक्रूटमेंट मैकेनिज्म। जो बात आप कर रहे हैं, ये बातें तो बहुत अरसे से हो रही हैं, फिर क्या वजह है कि ये नहीं हो पा रहा? देखें, सिर्फ इंटरनल सिक्योरिटी देनी है, वो क्यों नहीं हो पा रही? देखें, अभी तक तो जो है वो बातें हो रही थी क्योंकि हम समझ रहे थे कि ये सब होगा। अब तो हम ऐसी सिचुएशन के अंदर है कि ये सामने नजर आ रहा है कि ये सारा हो रहा है। क्या होगा? ये जो आप कितने सालों इम्प्लोड कर रहे हैं अंदर से? बिल्कुल, हम अंदर से जो है वो इम्प्लोड कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और इसको जो है सबसे पहली बात तो ये है कि हमने इसको मानना है कि ये प्रॉब्लम है। अब उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व हम ये हमारे वज़ीर दाखिला तो कहते हैं कि एसएचओ की मार है। देखें, ये उनकी अपनी एक आइडिया के तौर पर वो सामने लेकर आ सकते हैं और मे बी ही वाज स्पीकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक इंसिडेंट एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर, लेकिन आपने खुद अभी स्टैटिस्टिक्स जो है वो बयान की है। उसके अंदर कौन टारगेट है? सिविलियन की कैजुअलिटी सिक्योरिटी फोर्सेस से कम है जी। क्लियरली उसमें नजर आ रहा है कि आपके स्टेट के एपरेटस को जो है वो तोड़ा जा रहा है और जो लोगों का स्टेट के ऊपर एतबार है उसको जो है वो ठेस पहुंचाई जा रही है। देखें, आप जो बात कर रहे हैं, मुझे इसमें क्या, मैं ये समझूं कि स्टेट सीरियसली नहीं ले रही इस थ्रेट को, या स्टेट को अपनी स्ट्रेटजी बदलनी पड़ेगी? जब आप ये एक्सटर्नल फैक्टर्स पे हम सारी बात डाल देते हैं और हम कहते हैं आसान है, जो सच भी है कि इंडिया है, इसराइल है, अफगानिस्तान है, कोई गल्फ का मुल्क होगा उसमें, तो ये कह तो हम देते हैं, लेकिन इस कहने से क्या हमारी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं खत्म होती। मैं कभी भी इसको एक्सोनरेट नहीं करता, इसलिए कहता हूं कि जो इंटरनल फॉल्ट लाइंस हैं उनको कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना तो ये एक्टर्स आपको छोड़ने वाले नहीं। कैसे कवर करना और कौन सी फॉल्ट लाइंस? देखें, फॉल्ट लाइंस के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो एथनिक फॉल्ट लाइंस है। आप देखते हैं कोई इंसिडेंट शुरू हो जाता है, उसमें फौरन जो है वो एथनिक फॉल्ट लाइंस, पंजाबी, बलोच, पश्तून, सबकी बातें शुरू हो जाती हैं। ये नहीं होना चाहिए। दहशतगर्दी अगर हम समझते हैं कि इस मुल्क का ओवरऑल मसला है और हम बार बार ये नैरेटिव 2000 से, मुशर्रफ दौर से बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि दहशतगर्दी का ना कोई मजहब है ना इसी कोई एथनिसिटी है, तो बार बार क्यों उस पर आकर जो है वो बात जो है वो रुक जाती है? नंबर 1। दूसरा यह है कि आपने अपनी इकोनॉमिक बेस लाइन के ज़रिए जिन जगहों के अंदर ग्रीवियंसेस हैं कि यहाँ पर प्रॉब्लम है, हमें हिस्सा नहीं मिल रहा, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो दूसरी तरह है, उसको रिजॉल्व करना चाहिए। वो गवर्नेंस के इश्यूज हैं। अब वो गवर्नेंस के इशू आप पार्टी बेसिस पर तो ब्लेम कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली उसका फॉल आउट जो होगा वो कौमी सलामती पर ही जो है वो आने वाला है। लेकिन आप गवर्नेंस के इश्यूज, चले आपने जो पहली बातें की हैं उससे मैं बिल्कुल आपसे इत्तेफाक करता हूँ। नैरेटिव की आपने बात की है और सिक्योरिटी ऑपरेटर्स की बात की है। ये जो गवर्नेंस के इश्यूज हैं, ये तो जो गवर्नेंस वहाँ जिनके पास है, अब पिछले 20-25 साल का आप उठा लें तो प्रॉब्लम तो वहीं पे है ना। उन्होंने गवर्नेंस बेहतर करनी, मैंने या आपने तो नहीं करनी। देखें, तो वो क्यों नहीं कर रहे? दैट इज द मेजर प्रॉब्लम। आपका मेजर प्रॉब्लम की वजह लैक ऑफ कमिटमेंट है या नालायकी है? मेरे ख्याल में दोनों हैं, दोनों का मिक्सचर है। और तीसरा ऑन द टॉप ऑफ इट कि हमारे अवाम जो हैं वो ऐसी लीडर जो उनको वोटिंग जो है और डेमोक्रेटिक प्रोसेस भी जो है वो मजाक किस्म का जो है वो नजर आता है। उसमें मजाक किस्म के प्रोसेस के जरिए भी कुछ आते हैं जो आके वो काम अगर करें तो कर देते। गंडापुर की हुकूमत को उसको चांस दिया था ना, साउथ ऑफ केपी जो जिक्र आप कर रहे हैं बनू का, भी आपने प्रोग्राम शुरुआत ही बनू से जो है वो की है। तो बनू जो है वो अगर उसका बेस इंडेक्स जो है वो लेते हैं तो ये पाकिस्तान की सबसे इम्पोवरिश्ड एरिया है और डेवलपमेंट इंडेक्स में भी सबसे जो है वो लो है। अब एक जरिए के मुताबिक, यानी एक सोच के मुताबिक, गवर्नर जो है वो पीपीपी का लेकर आया गया, वो भी डेरा इस्माइल खान का है। बनू यानी उसी साउथ केपी से गंडापुर को भी लेकर आए। मुझे बताएं क्या हुआ वहाँ पर? द सेम इज द प्रॉब्लम इन द साउथ एंड द वेस्ट ऑफ बलूचिस्तान ऑल्सो। नहीं, मेरा क्वेश्चन देखें, आप जो बात करें ना, फिर गंडापुर मुंतखब था ना, वो तो सही मुंतखब हुआ ना, उसको तो वोट मिले हुए थे। जी जी, तो वो तो नहीं तब्दीली ला सके। मैं कह रहा हूँ कि जब कमिटमेंट ही नहीं है गवर्नेंस ठीक करने की और नालायक भी हैं, तो फिर क्या हो? देखिए ना, अगर गंडापुर की आपने बात की है तो गंडापुर साहब को आपके फॉर्मूले के मुताबिक तब्दीली लानी चाहिए थी और रिप्रेजेंटेटिव भी थे और मौका भी मिला, नहीं कर सके। तो मैं समझने में हक बजानिब नहीं हूँ कि नीयत ही नहीं है।
नालायकी तो बाद में आती है, नीयत ही नहीं है। जो भी रूलिंग एलीट है वहाँ पे भी, बलूचिस्तान में भी, वो पहले अपने मुफादात के लिए काम करती है, बाद में। हमेशा से एक बात करते हुए आए हैं आपके प्रोग्राम के अंदर कि आप दहशतगर्दी को जो है वो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल ना करें। ये बात हम करते हैं अक्सर जी। जितने भी लोग हैं, अगर आप ये पूरे नैरेटिव्स निकाल के देख लें, जब भी कोई इंसिडेंट होता है तो उसको हम इस तरह जो है वो इस तरफ ले जाते हैं। किस तरफ? यानी जो पार्टीज होती हैं वो एक दूसरे को, फेडरेशन जो है सेंटर को ब्लेम करती है और सेंटर जो वो है प्रोविंस है वो फेडरल को जो है वो ब्लेम करना शुरू हो जाता है। उसके अंदर होता ये है कि आवाम को ऐसा लगता है कि हमारे साथ जो है वो मजाक जो है वो कर रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। अब उसका तयन और तरीक़ाकार क्या होना चाहिए, मेरे ख्याल में, एंड आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ दैट, जब तक आपको कंसेंसस ना हो, कोई एक इदारा, कोई एक इंस्टीट्यूशन या कोई एक हुकूमत ज़ोर से नहीं करा सकती। उसके लिए आपको कंसेंसस डेवलप करना पड़ेगा। उस नेशनल कंसेंसस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप नेशनल पॉलिटिक्स के अंदर तो हम आहंगी जो है वो पैदा करें, लेकिन और ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जिन लोगों के साथ आप ये कर, जिन एरियाज़ में ये काम हो रहा है, उनको ये बावर हो कि ये प्रोसेस जो है रंग लेकर आएगा। पॉलिटिकल लीडरशिप जो है हर तरह की, उसको इन्वॉल्व करना पड़ेगा। आई डोंट थिंक कि इसके अलावा कोई और ऑप्शन है। अगर आप करंट सिनारियों के अंदर देख लें, कोई ऐसी जगह जहां पर डीसी हो, एसएचओ हो, गवर्नमेंट की कोई शक्ल नज़र आए, म्यूनिसिपैलिटी हो, मेरे अंदाजे के मुताबिक वहां पर कोई दहशतगर्दी इस तरह से नहीं हो सकती जिस किस्म की इन इलाकों में हो रही है। तो ये बताएं कि क्या ये दो क्वेश्चन बनते हैं मेरे इसमें। एक तो ये कि क्या जो पाकिस्तान की हुकूमत इस वक्त जो है, या पाकिस्तान की रियासत या पाकिस्तान एक साल से करवा रहा है अमेरिका और ईरान के दरमियान, बड़ी मुश्किल सिचुएशन है वहाँ पे, उनको इकट्ठे ला के बिठाना, फिर उनके दरमियान इख्तलाफात को तय करके एक डील की तरफ जा रहे हैं। क्या पाकिस्तान अपने बलूचिस्तान के लिए डील नहीं करवा सकता? क्यों नहीं, काफ़ी करतबार। अगर आप डील की बात कर रहे हैं, 2000 से ये कोशिशें बार बार जो है वो हो रही हैं। एक सोच इसके पीछे ये है, आपकी बात का सीधा, आपकी बात की बिल्कुल सीधा जवाब जो है वो दे दूँ। अगर हम अपनी न्यू फाउंड लीवरेज जिस पोजीशन में है हम, अगर हम उसमें से दहशतगर्दी के लिए का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सके तो ये हमारी बहुत बड़ी नाकामी होगी। क्योंकि हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं इंटरनल हैं, मैं ये मानता हूँ कि हैं, लेकिन हर दौर के अंदर उसके ऊपर एक इन्फ्लुएंस आता है। कभी इंटरनल फैक्टर्स ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं, कभी एक्सटर्नल। इस टाइम पर जो जंग की सिचुएशन है उस पर एक्सटर्नल फैक्टर्स हद से ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं। अगर तो आप अपने सारे एलाइज को, अमेरिका आपके साथ है, अगर आप उसमें से ये ना निकाल सके कि ये दहशतगर्दी का प्रॉब्लम, क्योंकि हम ये समझते हैं कि क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन होती है, वो ईरान से भी होती है, वो अफगानिस्तान से भी होती है, खुल के बाद जो है वो करनी चाहिए। अगर तो इस डील के बाद भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो मेरे ख्याल में बहुत बड़ी नाकामी होगी। तो इस पे इंडिया का रोल क्या है? देखें, इंडिया हमेशा एक सैबोटाजर के रोल पर जो है वो सामने आया है। और आप तो सिर्फ इंडिया की बात कर रहे हैं। अभी जो आसार, पहले तो हम सिर्फ नाम लेते हैं कि स्ट्रैटेजी वाइज इजराइल इसके पीछे है। मैं ये फर्मली समझता हूँ कि अब की जो जंग है उसके अंदर जो सबसे, अगर ये डील हो जाती है तो इसके अंदर सबसे बड़ा नुकसान इजराइल को होना है। दिस इज़ नॉट एज सिंपल एज इट सीम्स। असल में बात ये हुई है कि हमने अपने इस बयानिए को इतनी अलहदा जगहों पर इस्तेमाल करने की कोशिश की है कि अवाम इसको मानती नहीं है। अब दैट इज़ अ फैक्ट। लेकिन सच यही है कि अब जब ये वाकई में उसका इन्फ्लुएंस इस सारे खत्ते के अंदर नज़र आ रहा है, कल की कंस्पिरेसी थ्योरी आज का जो है वो फैक्चुअल जो है वो असेसमेंट है। अब ये सारी चीज़ें जो आप सुनते थे ये सब, आप बड़े वेल इन्फॉर्म्ड सहाफ़ी हैं, सीनियर सहाफ़ी भी हैं, अब तो एंकर भी हैं। आप मुझे बताएं, आपको कोई खबर, कुछ सुनगुन ऐसी है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की हुकूमत ये चाहती है कि बलूचिस्तान का मसला सीरियसली हल किया जाए, जिस लेवरेज की आपने बात की उसको इस्तेमाल किया जाए? देखिए, मैं तो आपको ये बता सकता हूँ कि ये एक अंडरस्टैंडिंग आ गई है कि जो लोग पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स बलूचिस्तान के हवाले से स्पेसिफिकली बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि केपी में उस किस्म का प्रॉब्लम नहीं है जिस किस्म का बलूचिस्तान के अंदर ठीक है। ये मैं आपको बिल्कुल विसातत से बता रहा हूँ 100% कि एक पॉलिसी लेवल डिसीजन हो चुका है कि जो लोग हथियार फेंकेंगे और कौमी धारे में शामिल होंगे पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स के नीचे, चाहे वो जितनी भी सख्त बात करें, उन सब के साथ बात करने के लिए जो है सारे लोग जो है वो तैयार हैं। लेकिन शर्त यह है कि वो पार्लियामेंट की पॉलिटिक्स में फेडरेशनल लेवल की तरफ जो है वो आएंगे, वो सेपरेशन की और बाकी सारी बातें नहीं करेंगे। ठीक है। तो इसमें मैं अभी एक टेल एंडर की तरफ जाने से पहले ये कहना चाहता हूँ कि बड़ी अच्छी बात की है इफ्तिखार फिरदौस साहब ने। मैं उसको मैं उस पर ज़ोर दूँगा, और वो ये है कि अगर मौजूदा हालात में पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका की जंग बंदी
होने के दौरान और इंडिया के साथ जंग जीतने के बाद जो लेवरेज इस वक्त पाकिस्तान को है पूरी दुनिया में और ख़ित्ते में, अगर पाकिस्तान उस लेवरेज को इस्तेमाल करके इस दहशत गर्दी पर काबू ना पा सका, खैबर पख्तूनख्वा और ख़ास तौर पर बलूचिस्तान में जो जहाँ ज़्यादा नुकसान हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में भी कम नहीं है, लेकिन दोनों जगह की दहशत गर्दी पर काबू अगर पाकिस्तान ना पा सका तो ये हमारी कौम के तौर पे, रियासत के तौर पे नाकामी होगी। और मुझे उम्मीद है कि हुकूमत और पाकिस्तान को चलाने वाले इस बात को ऐसे ही समझते हैं और इतने सीरियस लेते हैं और इस पे इतनी ही शिद्दत और खलूस के साथ काम करेंगे जिस तरह बाकी इश्यूज़ पे किया है। वक्त तो हमारे एक टेल एंडर का, इंसाफ के लिए मीडिया की ज़रूरत क्यों, बनाया है मैमूना सत्तार ने। आप देखिए ज़रा। खबर देंगे इस्लामाबाद से। टिकटॉकर सना यूसुफ कत्ल केस, कातिल को सजाए मौत सुना दी गई है। अदालत की जांच से बड़ा फैसला आया है। टिकटॉकर सना यूसुफ के कातिल उमर हयात को सजाए मौत सुना दी गई, लेकिन इस खबर के साथ साथ एक और जुमला भी तवज्जो तलब है। सना की अम्मी ने ट्रायल कंक्लूड होने पर मीडिया का शुक्रिया अदा किया। क्यों? क्योंकि मीडिया ने उनके साथ खड़े होकर इंसाफ दिलवाया। शुरू से अब तक मीडिया हमारे साथ या मीडिया का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और ऑनेस्टली यही सवाल हम सबको डिस्टर्ब कर रहा होना चाहिए कि क्यों पाकिस्तान में सिर्फ उन्हीं लोगों को जस्टिस मिलता है जिनकी कहानी मीडिया पर आ जाए। पाकिस्तान में सैकड़ों लड़कियां कभी ऑनर के नाम पर तो कभी मेल ईगो हर्ट करने पर और कभी अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से गुजारने की ख्वाहिश करने पर कत्ल कर दी जाती हैं। और सज़ा कितने मुजरिमों को होती है? 2025 में सेनेट की ह्यूमन राइट्स कमेटी को ब्रीफिंग देते हुए सेनेटर शेरी रहमान ने बताया था कि 2024 में 440 खवातीन ऑनर के नाम पर कत्ल हुई और जुर्म में कन्विक्शन सिर्फ 2 मुजरिमों को हुई। इसी हफ्ते 2 और न्यूज़ भी न्यूज़पेपर में छपी मगर मीडिया अटेंशन नहीं बन पाई, तो शायद उनका हाल भी वही होगा जो इस मुल्क में 95 से 97% केसेस का होता है, यानी कुछ भी नहीं। ये जेंडर बेस्ड वायलेंस के सिर्फ कुछ स्टेटिस्टिक्स हैं और जेंडर बेस्ड क्राइम्स की इस कदर हाई रेशो की वजह पाकिस्तान का एक इंतहाई वीक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, जहां 480 जेंडर बेस्ड कोर्ट्स होने के बावजूद मुजरिम को सज़ा सिर्फ तब होती है जब एक केस रोज़ मीडिया की हेडलाइन बने, फिर चाहे लड़की सना यूसुफ हो या नूर मुकद्दम। कितनी अफसोसनाक बात है, कितना बड़ा सोशल प्रॉब्लम है कि 440 कत्ल हुए लड़कियों के, औरतों के, और मुजरम सिर्फ 2 कातिलों को सज़ा हो सकी, और वो भी वो जिनका केस मीडिया पे उछलता रहा। इंसाफ के लिए मीडिया शोर मचाए तभी हमारी अदलिया के कान क्यों खुलते हैं? ये सवाल है मेरा अदलिया से, और अदलिया को इस सवाल का जवाब देना चाहिए। इंसाफ तो बगैर मीडिया के इंटरफेरेंस के मिलना चाहिए, हर आदमी को मिलना चाहिए, ना कि वही सिर्फ उन लोगों को मिले जिनकी पहुंच है, जिनके पास रिसोर्सेज हैं मीडिया तक पहुंचने के या बड़े बड़े वकीलों तक पहुंचने के। वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारा आज का हॉट इशू प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। और हमारा आज का हॉट इशू ईरान अमेरिका हतमी मुआहिदा कितनी दूर। अमेरिका से मैं ज्वाइन किया है रज़ा रूमी साहब ने, और इफ्तिखार फिरदौस साहब तो ऑलरेडी हमारे साथ मौजूद हैं। रज़ा साहब ये बताइएगा कि अमेरिका में क्या सिचुएशन है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक जो पोस्ट की है ट्रुथ सोशल पे, उसमें तो उन्होंने कहा कि एग्रीमेंट के बिल्कुल करीब हैं, उनकी फ़ोन कॉल भी हुई है तमाम इस रीजन के रहनुमाओं से, इंक्लूडिंग फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। आप कैसे देख रहे हैं, क्या अब वाकई हतमी मुआहिदा हो जाएगा या अभी भी हम उसके करीब और दूर हैं? अफसार साहब देखिए, जहां तक तो सदर ट्रंप का ताल्लुक है, अब उनके पास चारा कोई और नहीं है, और वो काफी देर से इस नतीजे पे पहुंच चुके हैं कि उनको ना सिर्फ ये जंग बंदी करनी है, बल्कि इस जो गुंजलक सूरत हाल है उससे निकलना है और अमेरिका को भी निकालना है, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को भी निकालना है, अपने सियासी मुस्तकबिल को भी निकालना है। तो वो तो क्लियर है, लेकिन मसला यही आड़े आता रहा है कि उनको कोई ऐसी फेस सेविंग मिल जाए जिससे कि वो अवाम को दिखा सके। अब ये जो डील है इससे काफ़ी कुछ उनको मिलता है। सारी, मैं समझता हूँ कि सारी पार्टीज की जो उसके नुकात और जुजियात सामने आए हैं वो यकीनन एक वे आउट है। लेकिन यहाँ पर अमेरिका में भी काफ़ी सारे इंतहा पसंद सोच रखने वाले लोग जो ट्रंप के करीब भी हैं, वो उन्होंने ट्रंप को अटैक करना शुरू कर दिया। वो कह रहे हैं जी ये तो समझौता कर रहा है, ये तो इसने जो है अमेरिकी मफादात को बेच दिया है, और यानी कि वो सारा जो प्रो इसराइल लॉबी जो है वो इस वक्त काफ़ी शोर गोगा
जो है वो मचा रही है। और वो ये कह रहे हैं कि जी ये तो एक ईरान को मजबूत करने वाली बात है, ईरान को दोबारा से एक जिसे कहना चाहिए अफरीद बनाने वाली बात है। इस तरह की मैं तर्जुमा कर रहा हूँ जो वो बातें कह रहे हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल से अच्छा, अगले 24 घंटे बहुत अहम है जी। लेकिन अभी जो लेटेस्ट उन्होंने पोस्ट किया उसमें तो उन्होंने कहा है कि मैं अपने निगोशिएटर्स को क्या करें डील के लिए, और हमारे पास बड़ा टाइम है अभी, और आप कह रहे हैं उनके पास टाइम नहीं है। और फिर उन्होंने वो ओबामा की डील का जिक्र किया कि वो बहुत बुरी थी, और साथ उन्होंने एक और पोस्ट की है जिसमें एक जंग लग रही हुई है, उसमें एक बहरी जहाज़ को तबाह किया जा रहा है और साथ ऊपर लिखा हुआ है एडियोस। तो ये क्या चल क्या रहा है? वो एक तरफ धमकी भी दे रहे हैं, साथ कह रहे हैं बात भी हो रही है। तो और फिर उन्होंने ये भी कहा है कि न्यूक्लियर वेपन्स बिल्कुल उनको नहीं बनाने देंगे। तो आपके ख्याल में डील हो रही है कि नहीं हो रही है कि नहीं हो रही? देखिए बिल्कुल डील तो कार्ड्स पर है बिल्कुल। और अभी अगर फर्ज कीजिए आज का लोग कह रहे थे कि इतवार को हो जाएगी, या अगर आज नहीं भी होती तो दो रोज बाद 4 रोज बाद बिल्कुल होगी। उसकी बुनियादी वजह यह है कि दूसरी जानिब जो उसका मुतबादिल है, यानी कि जंग को दोबारा रीस्टार्ट करना, वो किसी भी फरीक के इंटरेस्ट में नहीं है। ईरान के भी इंटरेस्ट में नहीं है, वो तो उनके तो इंटरेस्ट में बिल्कुल नहीं है, मगर अमेरिका के भी इंटरेस्ट में नहीं है। उसकी वजह यह है कि उसका जो नुकसान है वो उसका हर दिन जो गुजर रहा है उसका नुकसान हो रहा है। इसलिए डील करीब है। और अब देखना यह कि उसकी जुजियात पर जो बार्गेनिंग इस वक्त हो रही होगी वो किस हद तक फाइनलाइज होती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे पेचीदा मसाइल हैं जो इस डील में सारे हल नहीं होंगे, बल्कि उनके लिए मजीद गुफ्तो शुनीद और टॉक्स का एक टाइम टेबल सेट किया जाएगा, खसूसन न्यूक्लियर इशू के ऊपर, क्योंकि वो अभी फिलहाल उसके ऊपर कोई फाइनल बात नहीं होगी। अभी तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलने की बात होगी और अमेरिकी सैंक्शंस जो है उनके ऊपर कुछ समझौता होगा फिलहाल एक फर्स्ट फेज में। उसके बाद ये जुजियात जो है न्यूक्लियर इशू की वो आगे बढ़ेगी जी। ठीक है इफ्तिखार साहब, ये ज़ाहिर है रात को ख़बरें जो आई हैं, पहले वो आया कि जी एग्रीमेंट करीब है, फिर ईरान की फारस न्यूज़ एजेंसी ने कहा कि आपने हुर्मुज़ तो हमारे पास ही रहेगी। क्या वजह क्या है कि ईरान, रज़ा रूमी कह रहे हैं कि ईरान के पास भी अब ऑप्शन नहीं है जंग का, अमेरिका के पास तो चले नहीं है, तो ईरान फिर भी इतना स्ट्रिक्ट क्यों है अपने मौक़िफ़ पे, लचक नहीं दिखा रहा और अपनी मर्ज़ी की डील चाह रहा है? आप कैसे देखते हैं इसको? देखें अफसार साहब, जो आपने जिक्र किया ट्रम्प की ट्वीट्स का, यानी जो ट्रूथ सोशल पर उन्होंने डाला है, या फारस न्यूज़ के हवाले से, ये ईरानियन और अमेरिकन प्लेबुक्स हैं, इनको आप सीरियसली इस टाइम पर ना लें, क्योंकि पसे पर्दा जो बातें और ये इंफॉर्मेशनल वॉर का हिस्सा है, ये प्रेशर टैक्टिक्स जो है वो चलती रहेंगी। एक सोच अमेरिका के अंदर ये भी जो है वो पैदा करने की उनको ज़रूरत है, क्योंकि उनकी अपनी पॉलिटिक्स एक स्टेक है कि हम ज़ोर ज़बरदस्ती से जो है वो ये करा रहे हैं, तो वो प्रेशर जो है वो छोड़ेंगे नहीं। लेकिन 2 चीज़ें सेंट्रल हैं सारी बात को, क्योंकि टाइम कम है, सो आई बी वेरी शॉर्ट इन दिस। एक ये कि 25 तारीख को कल जो रज़ा साहब बात कर रहे हैं 24 घंटे हैं, मेमोरियल डे है। मेमोरियल डे का मतलब ये है कि ये अमेरिका के लिए जैसे हमारा 23 मार्च या फौजों को फौज को खराज तहसीन पेश करने के लिए इट्स अ पब्लिक हॉलीडे। और दूसरी बात उसमें यह है कि उसमें ट्रम्प साहब ने ऐलान भी करना है और बातचीत भी करनी है, और जो फॉलन सोल्जर्स हैं उनको जो है उनके जिक्र भी जो है वो करना है। तो जब तक आपके पास कोई गेन ना हो, कोई वे आउट नहीं हो, इसलिए जो वो ओबामा का जिक्र कर रहे हैं वो उनकी पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, क्योंकि उन्होंने यही तकरीर जो है वो करनी है कि पिछले एडमिनिस्ट्रेशन ने जो डील की थी वो ठीक नहीं थी, ये डील जो है वो ठीक है। दूसरी जो उसमें इंपॉर्टेंट जो है वो बात है वो है हज, क्योंकि आपने देखा होगा जो सबसे पहले पोस्ट आया था कंग्रेचुलेशंस का, भी ये सारी बात हुई भी नहीं थी, वो सऊदी फॉरेन मिनिस्टर से थी, क्योंकि वो ये चाहते थे कि हज के दवाम के दौरान में सारी चीज़ें जो है वो खामोश रहें। होगा ये, इसकी एक टेंटेटिव शक्ल निकल आएगी, इसकी गारंटी नहीं है कि ये कितना लास्टिंग होगा। ठीक। रज़ा रूमी साहब, आप भी ये समझते हैं कि गारंटी नहीं होगी कि ये पीस कितना लास्टिंग होगा? देखिए यही तो सबसे बड़ा मसला है ईरान का। आपने अभी अफसार भाई आपने कहा कि क्यों ईरान इतना स्ट्रिक्ट हो रहा है। देखिए ईरान तमाम नुक्तों के ऊपर समझौता करने को तैयार है, पहले भी था न्यूक्लियर इशू के ऊपर भी, मगर उसका एक दरीना मुतालबा ये है कि आप हमें जमानत दें कि दोबारा आप हम पे हमला नहीं करेंगे। हमारी जो सिक्योरिटी है और हमारी जो सालमी
खुद मुख्तारी एक है, उसके ऊपर दोबारा आप उसको जद में नहीं लाएंगे, क्योंकि अगर आपको पता है कि पिछले 1 साल में दो बार उन पर हमले हो चुके हैं। अब मसला यहीं पर आता है कि अब वो ट्रंप की गारंटी भी मानने को तैयार है, क्योंकि ट्रंप साहब भी तो माशाल्लाह इतने अपनी पोजीशन बदलते हैं और बड़े हद तक नाकाबिल एतबार भी हैं। ये बात दुरुस्त है ईरानियों की। तो इसी वजह से तो दर पर्दा बैक चैनल के ऊपर इतनी ज़्यादा गल्फ़ की रियासतें, चीन, पाकिस्तान, तुर्की, सारे जो हैं वो शामिल थे इसी मामले में कि भाई किस तरह से इसका कोई हल निकाला जाए और इस तरह से ईरान को कोई गारंटी दी जाए। अभी हमारे जो फील्ड मार्शल गए थे वहाँ पर तेहरान, तो दीगर उमूर में ये नुक्ता भी ज़ेर बहस आया था। इससे पहले भी आया था जब वो पहले भी गए थे एक बार, और मोहसिन नकवी साहब भी गए थे। और ये इन्हीं खतूत के ऊपर जो है बैक चैनल के ऊपर चाइना से भी रब्ता है। इसीलिए हमारे वजीर आज़म भी इस वक्त आपको पता है चीन पहुंच गए हैं, और वहाँ दीगर उमूर के अलावा ये नुक्ता भी ज़ेर गौर लाया जाएगा और चीन की गारंटीज जो है उनको किसी तरह में शामिल किया जाएगा। जी अफसर भाई, विल कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। बहुत शुक्रिया अजहर रूमी साहब, बहुत शुक्रिया इफ्तिखार फिरदौस साहब। बात करने का वक्त है ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारा आज का एडिटोरियल कराची के लिए पीने का पानी। वक्त है हमारे आज के एडिटोरियल का और पानी के बारे में है। कराची में पीने का पानी मुयस्सर नहीं है। वजह क्या है इसकी? पानी जो एक बुनियादी अंसर है इंसानी ज़िंदगी का इस रुए ज़मीन पर, और वो कराची समंदर के किनारे पर है, लेकिन इसके बावजूद पीने के पानी के लिए 1200 से 1300 मिलियन गैलन रोज़ाना कराची की ज़रूरत है, लेकिन फराहमी है सिर्फ 550 से 600 मिलियन गैलन। बाकी सारा वाटर टैंकर माफिया के ज़रिए पानी प्रोवाइड होता है, जिसमें बिलियंस ऑफ रुपीज़ का कारोबार है हर महीने। और इसके लिए एक बड़ा मंसूबा K4 शुरू किया गया तकरीबन 2 दहाई 20 साल पहले, लेकिन अभी तक वो मंसूबा मुकम्मल नहीं हुआ। 2002 में उस मंसूबे को कंसीव किया गया, 2007 में उसका डिज़ाइन मुकम्मल हुआ। 3 मरहलों पर मुश्तमिल 650 गैलन पानी, यानी कि आधा जितना चाहिए उससे भी आधा प्रोवाइड किया जाना था। सिंध और वफाक के इश्तराक से 25 अरब रुपया उस मंसूबे की लागत थी, जो अब लेट होने की वजह से उसकी लागत 25 अरब से बढ़ के पहले 126 बिलियन, फिर 140 अरब और अब 150 अरब रुपए तक पहुंच चुकी है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रोजेक्ट के देर से मुकम्मल होने का कितना नुकसान होता है, और वो नुकसान आखिर अवाम की जेबों से ही निकलता है, हुकूमत अपनी जेब से नहीं देती। दूसरा, इसी मंसूबे का जो दूसरा हिस्सा था वो शहर के अंदरूनी हिस्सों में लाइनें बिछाने का काम था, और इस पर सिंध हुकूमत काम कर रही थी, उस पर वफाक काम कर रहा था, और इसकी लागत 70 अरब रुपए तक पहुँच चुकी है अब, क्योंकि लेट हो रहा है ये भी। और दोनों की मिला के 220 और 30 अरब रुपए तक इसकी लागत हो चुकी है आधे कराची के पानी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए। और ये अब ये है कि जो मंसूबा था 1200 से 650 मिलियन गैलन पानी का, उसमें से सिर्फ 260 मिलियन गैलन पानी जो प्रोवाइड करना है, उस पर भी 220 अरब रुपए से ज़्यादा मंसूबे पर लागत होगी। अभी तक वो मुकम्मल नहीं हो पा रहा। कब तक होगा? कब तक कराची के लोग बुनियादी ज़रूरत है जो पानी, उसकी एक एक साफ पीने के पानी की बूंद को तरसेंगे? और एक और मंसूबा हब कैनाल से पानी कराची को लाना था, वो भी इल्तवा का शिकार है। अगस्त 2025 में 13 बिलियन रुपए की लागत से उस कैनाल का इफ्तिताह हुआ था, अभी तक पानी नहीं आ सका, क्योंकि बलूचिस्तान और सिंध के आपस में पानी के मामला पर एक कॉन्फ्लिक्ट है जो अभी तक रिजॉल्व नहीं हो सका। सफ़र कौन कर रहा है? अवाम। और हम कराची पाकिस्तान का कॉस्मोपोलिटन, जिसमें हम चाहते हैं कि वो मुतबादिल बने दुबई का, पीने के साफ पानी का कतरा तक मौजूद नहीं है। सोचिए बहुत सारा, और अगली छुट्टियों में ईद की इस पर गौर कीजिए, ख़ास तौर पे वो लोग जो हुकूमत करते हैं वहाँ पे, जो हुकूमत चला रहे हैं। आज के लिए इतने, हाफिज़ एंड गुड नाइट।